प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। ओखला पक्षी विहार के इर्द गिर्द संवेदनशील क्षेत्र की सीमा घटने से मिली हजारों नोएडा वासियों को बड़ी राहत। रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि रियल एस्टेट को पटरी पर लाना है तो बिल्डर घटाएं दाम। रियल एस्टेट बाजार में भले मंदी हो लेकिन किफायती मकान अब भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं। पर्यावरण मंत्रालय में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्टैंडिंग कमेटी के ताज़ा फैसले ने लाखों चेहरों पर मुस्कान ला दी है। इस बैठक में ओखला पक्षी विहार के आसपास पर्यावरण के लिहाज से संरक्षित इको सेंसिटिव जोन की हदें काफ़ी सीमित कर दी गई हैं। अब ओखला पक्षी विहार के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में 100 मीटर और उत्तर में करीब 1.25 किलोमीटर का दायरा ही इको सेंसिटिव जोन होगा, यानी इसके बाहर बन रहे प्रोजेक्ट्स पर लगी रोक अब हट जाएगी। इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के दायरे को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था, जिसका असर नोएडा की कई निर्माणाधीन परियोजनाओं पर पड़ा था और हजारों फ्लैट्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था और खरीदारों की मुश्किलें बढ़ गई थी। ये फैसला इन खरीदारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा, लेकिन इसका असर हम पर्यावरण पर भी देखेंगे। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोज गौर, जो कि एमडी हैं गॉर्सन्स इंडिया लिमिटेड के और प्रेसिडेंट हैं क्रेडाई एनसीआर के। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं आनंद आर्या, जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह का असर पर्यावरण पर पड़ेगा। गौर साहब, शुरुआत आपसे करती हूँ मैं, क्योंकि आप लोग लंबा इंतज़ार कर रहे थे इस तरह से कि कोई ना कोई दायरा सीमित किया जाए। अब आप करीब कितने लोग हैं जिनको इसका फ़ायदा मिलेगा और किस तरह से जो मकान रुके हुए थे या जो काम रुका हुआ था वो आगे बढ़ेगा? देखिए, एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है और मैं आपकी लाइन थोड़ी सी करेक्ट कर दूं कि सीमा घटाई नहीं गई है, सीमा का निर्धारण किया गया है। क्योंकि यहाँ पे सीमा का कोई निर्धारण नहीं था, तो एक जर्नल एक्ट ये कहता है कि 10 किलोमीटर तक एक सजेस्टिव होना चाहिए। लेकिन जहाँ एक सुप्रीम कोर्ट का अभी पीछे फैसला भी था 2007 के लगभग, कि जहाँ जितना अर्बनाइजेशन हो गया है या जहाँ जितना डेवलपमेंट हो गया है उसके हिसाब से निर्धारित करके जो भी राज्य के अंदर वो है या अलग अलग राज्य लगते हैं तो उनको एक सीमा का निर्धारण जो है करना चाहिए और उसको जो है नोटिफाइड करना चाहिए। तो वो काम अब हो गया और उसकी वजह से हज़ारों और लाखों लोग जो हैं इफ़ेक्टेड थे। तो एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। लगभग 60 से 70 हज़ार मकान तो इमीडिएटली जो बने खड़े हुए हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पर रोक नहीं थी, केवल कंप्लीशन सर्टिफिकेट पर रोक थी। तो लगभग 1 लाख मकान हमारे एस्टीमेट के हिसाब से जो है वहाँ पर एक फाइनल पोजीशन पे आ गए हैं। तो वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी और एक अनसर्टेनिटी का जो माहौल चारों तरफ था, जो न्यू बायर था उनके दिमाग में भी ये था कि पता नहीं किस तरह से एनजीटी का फैसला आएगा या क्या होगा, तो वो भी एक चीज़ ख़त्म होगी। प्लस जो डेवलपर हैं उनका भी बहुत सारा पैसा जो है, जो कि फाइनल पोजीशन के ऊपर मिलता है, उनको भी पैसा मिलेगा। यूपी गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी के रूप में लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपए के बीच में स्टैम्प ड्यूटी का मिलेगा। नोएडा अथॉरिटी का भी पैसा, बहुत सारा ब्लॉक है जो उनको कंप्लीशन पे मिलता है डेवलपर की तरफ से और दूसरे टैक्सेस की तरह से गवर्नमेंट के और अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। केवल फ्लैट्स ही नहीं, अपना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आईटी पार्क, ये सब भी कंप्लीशन की वजह से रुके हुए थे। तो आई थिंक ओवरऑल जो एक पॉज सिस्टम के अंदर लगा हुआ था वो इससे क्लियर होगा और एक नया डेवलपमेंट आप देखने को मिलेंगे। आर्य साहब, आप क्या मानते हैं, क्या सरकार ने यहाँ पे अपनी चॉइस क्लियर कर दी है कि एनवायरनमेंट और लोगों के बीच उसने एक पक्ष चुन लिया है? देखिए, सरकार के ऊपर जितना प्रेशर था उस प्रेशर में सरकार झुक गई है और उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है। आर्टिकल 48
48 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें सरकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और उसमें सबसे पहले उन्हें एनवायरनमेंट बचाना है। और इस फैसले से उन्होंने 2 फ्लड गेट खोल दिए। जो अभी गौड़ साहब ने कहा कि भाई 10 किलोमीटर एक तरह से सिर्फ एक प्रस्तावित लिमिट थी, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कम से कम 10 दफ़ा डिफरेंट केसेस के अंदर ये बड़ा क्लियर कर चुकी है कि इको सेंसिटिव जोन होगा और वो 10 किलोमीटर होगा। उसके बाद एक इशू आया कि भाई हाँ, यहाँ पे बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन हो चुकी है या कुछ हो रही है या किसी वजह से हमें उसे 10 किलोमीटर नहीं उसे कम करना है, तो इसके लिए स्टेट्स को एक आदेश दिया गया कि भाई आप जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ आपके यहाँ हैं, सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उनके आगे आप अपना प्रपोजल दीजिए। अब ये जो चल रहा है ये 2002 से चल रहा है, आज 13 साल हो गए और सरकार ने 13 साल में अपना काम अभी तक नहीं किया है पूरी तरह से। फिर जब सुप्रीम कोर्ट के 3 या 4 डिसीजन आए 2006 में, 2005 में आया, 2006 में आया, 2007 में आया, उसके बाद भी मिनिस्ट्री ने सारे स्टेट्स को कहा कि भाई अपने अपने प्रपोजल दीजिए। जब वो नहीं हुआ, उसके बाद 2012 में मिनिस्ट्री ने एक फ़ाइनल अपॉर्चुनिटी दी कि अब जितने भी हैं आपको जो प्रपोज़ल देना वो दे दीजिए। और उसके बाद उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट पे 2 या 3 दफ़ा लिमिट बढ़ाई भी, और पर 31 मई 2013 को एक फाइनलिटी आ गई कि अब तक जितने प्रपोज़ल आ गए हैं वो प्रपोज़ल कंसिडर किए जाएंगे और इसके बाद जितने भी होंगे वो 10 किलोमीटर होगा। अब आज इस डिसीजन से उन्होंने 2 फ्लड गेट खोल दिए हैं। एक तो ये कि आप अपना काम ना करिए अपने टाइम पे, जब पूरा को पूरा आप तहस नहस कर देंगे सब कुछ, उसके बाद आप आ जाइए जी हमने तो ये अब कर दिया, अब हम इसको 100 मीटर रखेंगे। अब जितने 400 से ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो हैं आज की डेट में, वो सब के सब कहेंगे जी हमें भी दे दीजिए अपॉर्चुनिटी, ये लीजिए हमारा प्रपोजल है, और वो है 10 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर। तो एक तो वो हो गया, एक ये गलत खोल दिया। दूसरा ये है कि भाई हाँ, अब जहाँ पे 2 किलोमीटर होता है या 5 किलोमीटर होता है या 3 किलोमीटर होता, वो सारा का सारा अब 100 मीटर में सिमट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, पक्षी विहार का ये एक तरह से समझ लीजिए कि दे हैव साउंडेड डेथ नेल्स फॉर दिस ओखला बर्ड पार्क एंड ऑल्सो फॉर एनवायरनमेंट। देखिए इन्होंने अब कहा 100 मीटर में। अब मेरे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री से आरटीआई एप्लीकेशन डाल के मैंने उनसे इकट्ठे किए, उसमें बड़ा क्लियर लिखा है इस पर्टिकुलर केस में ना तो प्रोसीजर फॉलो किया गया, ना किसी तरह की एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की गई है, ना किसी और तरह की स्टडी की गई है। बस इतना है कि यह मकान बन गए हैं। अब 100, उसमें एक कंडीशन लगाई है एक्सपर्ट्स ने कि वहाँ पे 100 मीटर के अंदर लाइट नहीं होगी। अब आप मुझे बताइए, अगर 101 मीटर के ऊपर आपकी बिल्डिंग इस तरह से चमचमा रही है। वक्त थोड़ा सीमित है, इसलिए बहुत ज़्यादा भी मैं अंदर नहीं घुसना चाहती हूँ उसमें, लेकिन यहाँ पर गौर साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि क्या आप कहते हैं आप, जब ये गलती हुई, क्योंकि गलती कुछ हुई थी, क्यों वहाँ पे मकान बने और उस वक्त क्यों ये क्या आप लोगों ने सरकार से उस वक्त परमिशन नहीं ली थी, या सरकार ने आप लोगों को सही रास्ता नहीं सुझाया था? देखिए, अगर एक्ट की हम शुरुआत अगर पढ़ें तो एक्ट ये कहता है कि डेवलपमेंट के नाम पे आप पर्यावरण को ख़त्म नहीं कर सकते और खाली पर्यावरण के नाम पे आप डेवलपमेंट भी नहीं रोक सकते। ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलने चाहिए कि हमें डेवलपमेंट भी करना है और पर्यावरण का भी जो है ख्याल रखना है। जहाँ तक ये पर्टिकुलर नोएडा वाले केस की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ नोएडा का अगर आप मास्टर प्लान देखें या नोएडा का डेवलपमेंट देखें, वो बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था, पक्षी विहार बहुत बाद में घोषित हुआ है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसके पक्षी विहार की कोई सीमा कभी निर्धारण नहीं की गई, और जब भी बिल्डिंग प्लान्स हम पास कराते हैं वहाँ पे नोएडा में जितने भी बिल्डिंग प्लान्स कराए गए, उसमें इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं थी कि हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से या कहीं से भी जो कोई एनओसी लेना है, क्योंकि उसकी कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं थी। उनका नोटिफिकेशन ही बहुत बाद में हुआ, जैसे 2002 या शायद उसमें बता रहे हैं कि जब उसको पक्षी विहार जो है वो घोषित किया गया। उससे पहले बहुत सारा डेवलपमेंट नोएडा के अंदर ऑलरेडी जो है हो चुका है, और ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है कि आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसकी सीमा निर्धारण करेंगे। हर प्रोटेक्टेड एरिया की बाउंड्री 10 किलोमीटर निर्धारण करना प्रैक्टिकल भी पॉसिबल नहीं है। जहाँ पर है जगह है, जंगल है, वहाँ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हर शहरों के बीच के अंदर 10-10 किलोमीटर आप कर देंगे।
तो कम से कम आधा दिल्ली तो गायब हो जाएगा, क्योंकि जब रेडियस घूमता है तो वो केवल नोएडा की तरफ नहीं घूमता, वो दिल्ली की तरफ भी घूमेगा, वो फरीदाबाद की तरफ भी घूमेगा। ये जामिया का इलाका तक, जहाँ मेरे ख्याल आप बैठे हैं, शायद ये भी शायद ऑफिस या ये भी सब ना तोड़ने पड़े। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ खत्म कर दें, पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर लें, या सब कुछ बना दें और पर्यावरण को ख़त्म कर दें। हमारा मानना नहीं है, ये दोनों चीज़ें पैरेलल पॉसिबल हैं और चल सकती हैं। अब ये इस फैसले से ये आगे भी जो है चलेंगे। मेरा कहना ये है कि ये जितनी बिल्डिंग्स बनी उस समय नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से परमिशन लेना ज़रूरी था, इसमें कोई किसी तरह की दो राय नहीं है। ये परमिशन नहीं ली गई, इसीलिए एनजीटी ने जब अपना आदेश दिया 2014 में, और उसके बाद आई थिंक मार्च 2015 में भी उन्होंने एक आदेश दिया कि इसकी परमिशन वहाँ से लेके आइए। अब एनवायरनमेंट का एक लॉ है कि परमिशन एनवायरनमेंट की पहले लेनी है प्रोजेक्ट के, और उसके बाद नहीं लेनी। इन सभी अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक मिनट गौरव साहब, अब जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि हमने मकान बनाया, उन्होंने 600 कहते हैं कि उन्होंने 648 फ्लैट्स बनाने की एनवायरनमेंट क्लियरेंस ली है, बनाए हैं 684। अब किस बेसिस पे उनको पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिलेगी? अभी थोड़े दिन पहले ही एनजीटी ने बड़ा क्लियर कर दिया, जहाँ पे 2-3 कुछ केसेस में जो चेन्नई के थे, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर इशू करके उन्होंने कहा जी हमें इन्हें पोस्ट फैक्टो बेसिस पे हम इन्हें क्लियरेंस दे देंगे। अब वो निरस्त कर दिया है उस आदेश को मिनिस्ट्री के, तो अब इनको किस तरह से परमिशन मिलेगी, मुझे तो यह नहीं समझ में आ रहा। और ये सब पहले नहीं होना चाहिए था, ये सब गलत किया गया है। और जितने भी उपभोक्ता हैं इन घरों के, उनके साथ मेरे ओपिनियन में तो एक तरह से फ्रॉड हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, नोएडा इन्वॉल्व है, और सारे बिल्डर्स इन्वॉल्व हैं। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ, जब भी हमारे नक्शे पास होते हैं नोएडा अथॉरिटी से, तो एनवायरनमेंट क्लियरेंस का पहले वहाँ पर अप्रूवल आता है, उसके बाद ही नक्शे पास होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस वहाँ पे नहीं लिया गया। सभी प्रोजेक्टों में एनवायरनमेंट क्लियरेंस। चलिए मेरे ख्याल में हमारे पास थोड़ा वक्त कम है, इसलिए हमें यहाँ पर इस डिस्कशन को बंद करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये सारा कन्फ्यूजन, ये असमंजस की स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट आपस में बात नहीं करते, सरकार और सरकार के ही अपने डिपार्टमेंट आपस में नहीं बात करते, और लोगों के अंदर और जाहिर तौर पर जो खरीदार है उसे तो पता ही नहीं होता कि क्या खरीद रहा हूँ या क्या वहाँ के रूल्स हैं, कायदे, क्या कानून है। फ़िलहाल आप लोग स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा का हिस्सा बने उसके लिए शुक्रिया। और चलिए अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। तो चलिए रुक करते हैं हमारे पहले कॉलर का। एससी पांडे साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पांडे साहब पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं मुंबई में एक 2 BHK का अपार्टमेंट लेने के लिए सोच रहा हूँ जी। मेरी प्लानिंग है और मेरा बजट अराउंड 80 लाख का है। थोड़ा उसमें 5-10% में कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिले तो मैं बढ़ा भी सकता हूँ। मेरा जो प्रेफर्ड लोकेशन है वो था बोरीवली कांदीवली जी, बिल्कुल। और फिर मुझे ऐसा बताया गया कि शायद ये मेरे बजट में वहाँ नहीं आएगा। देन माई नेक्स्ट चॉइस इज वाशी। तो आप गाइड करें मैम मेरे लिए कुछ। जी बिल्कुल, आपके लिए ज़रूर। आपने हमें पहले कुछ ऑप्शंस भी भेजे थे जो आप देख रहे थे मेरे ख्याल से, लेकिन आपको लगता है कि आपने अपनी रिसर्च के बाद अपना थोड़ा खुद का दिमाग बदल लिया। लेकिन वैशाली यहाँ आपको राय देने के लिए हैं। वैशाली, जब इन्होंने ईमेल लिखा था तो काफ़ी कुछ इन्होंने बताया था हमें, उस समय तो काफ़ी माइक्रो मार्केट्स भी सजेस्ट किए थे, तो आप इनके लिए क्या लाई हैं? आपकी ईमेल को देखें तो आपने दहीसर के क्षेत्र पसंद किया था। इनफैक्ट जो आपने प्रोजेक्ट पसंद किया था वो दहीसर और मीरा रोड के क्रॉस सेक्शन पे लोकेटेड है, इसीलिए वो जो वेटेड एवरेज प्राइस है उस प्रोजेक्ट की वो इसकी एवरेज थी जो आपके फ़ायदे में थी, इसीलिए हमें आपका चुनाव सही लगा। उससे कंपेरेबल प्रोजेक्ट्स हमें मीरा रोड पे मिले हैं, इसीलिए हमने मीरा रोड का भी क्षेत्र चुना है आपके लिए। सिर्फ 5 किलोमीटर
दूर है ये दहीसर से, लेकिन फिर भी इसके औसत दाम कंपेरेबली काफ़ी कम थे और आपके बजट को सूट कर रहे थे, इसीलिए हमने ये चुना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं और अच्छी कनेक्टिविटी है इस क्षेत्र की, इसीलिए दोनों क्षेत्रों के कुछ आंकड़े भी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। दहीसर ईस्ट और मीरा रोड चुने हैं हमने आपके लिए। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स देखें तो दहीसर ईस्ट में 18 और मीरा रोड में 76 हैं। टोटल सप्लाई दहीसर ईस्ट में 3770 यूनिट्स की है और मीरा रोड पे 14,040 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट्स दहीसर ईस्ट में 1920 हैं और मीरा रोड पे 5650 यूनिट्स उपलब्ध हैं। इन्वेंट्री ओवरहैंग दहीसर ईस्ट में करीब 20 महीनों की चल रही है और मीरा रोड पे करीब 23 महीनों की। मिड टू लग्जरी सेगमेंट के औसत दाम दहीसर ईस्ट में 9,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और मीरा रोड पे 7,250 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम है। दामों में बढ़त दहीसर ईस्ट में करीब 20% तक की देखी गई है पिछले 2.5 सालों में और उसी दौरान मीरा रोड पे 25% तक की बढ़त नजर आई है, जिससे जो रिटर्न्स यहाँ के इन्वेस्टर्स को मिले हैं दहीसर ईस्ट में 8% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स और मीरा रोड पे करीब 10% तक के सालाना रिटर्न्स मिले हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो आपने हमें अपने ईमेल में बताया था, दहीसर मीरा रोड के जंक्शन पे डीबी रियल्टी का डीबी ओजोन 7,400 to 7,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ये रीसेल मार्केट से आप खरीद सकते हैं। 2 BHK की 882 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में अगले साल ही ये प्रोजेक्ट रेडी भी हो जाएगा। प्रोजेक्ट 14 एकड़ के लैंड एरिया में बनाया जा रहा है। कुल मिला के 25 टावर्स हैं, ग्राउंड प्लस 19 स्टोरीज़ के। डेवलपमेंट फेजेस में किया जा रहा है और फेज़ 1 बिल्कुल फाइनल स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन तक भी पहुंच चुका है। दहीसर टोल नाका पे ये स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है। अमेनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से ये सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है। हमारी राय में काफ़ी अच्छे जाने माने डेवलपर हैं, अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट है, एक्सप्रेसवे पे लोकेटेड है और आसपास में कमर्शियल डेवलपमेंट्स भी हैं। आप ज़रूर इस प्रोजेक्ट को खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की भी राय लाए हैं हम। सबसे पहले है दहीसर ईस्ट में चंडक ग्रुप का स्पार्कलिंग विंग्स 9,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 870 स्क्वायर फुट की यूनिट आप खरीद सकते हैं। 2016 में तैयार हो जाएगा। 3 विंग्स हैं, ग्राउंड प्लस 19 फ्लोर्स बनाई जा रही हैं। कंस्ट्रक्शन मिड स्टेजेस तक पहुंच चुका है और ये 3 किलोमीटर दूर है दहीसर रेलवे स्टेशन से। दूसरी राय मीरा रोड पे लाए हैं आर्केड ग्रुप का आर्केड आर्ट 7,100 to 7,300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 890 स्क्वायर फुट की यूनिट आप खरीद सकते हैं। प्रोजेक्ट 3.5 एकर्स पे बनाया जा रहा है और स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है। मीरा रोड रेलवे स्टेशन यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। दोनों प्रोजेक्ट्स औसत दामों से कम पे हैं। तो आपने जो हमें लिखकर भेजा था अपनी रिसर्च के बारे में वो बिल्कुल सही था। डीबी ओजोन अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा भी वैशाली आपके लिए कुछ ऑप्शंस लाई हैं जैसा कि वो हमेशा करती हैं। स्पार्कलिंग विंग्स है चंडक ग्रुप की तरफ से और आर्केड आर्ट है आर्केड ग्रुप की तरफ से। इनमें भी अगर आप चाहें तो इनमें से एक में पैसा लगा सकते हैं। तो चलिए रुक करते हैं हमारे अगले कॉलर का। इस वक्त हमारे साथ सुमित शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुमित, पूछिए क्या सवाल है आपका। Hi, thank you for taking my question. मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग ऑर्गेनिक होम्स बाय राइस डेवलपर्स ऑन NH24. सो मैं एक्चुअली वहाँ पे 4 BHK लेने का प्लान कर रहा हूँ। सो इफ यू कैन शेयर योर थॉट्स ऑन दैट। जी, तो ऑर्गेनिक होम्स राइस प्रॉपर्टी की तरफ से जो कि वो पसंद कर रहे हैं, 4 BHK की बात कर रहे हैं आप। इन्होंने हमें ये भी लिखा था कि अपने खुद के इस्तेमाल के लिए वो ख़रीदना चाहते हैं। तो आप क्या सोचती हैं, क्या ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है? सुमित जी, जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो लोकेशन बहुत मायने रखती है, एंड यूज़ के लिए भी या फिर निवेश के लिए भी। हमें आपका बजट काफ़ी हेल्दी लगा, इसीलिए वसुंधरा इंदिरापुरम जैसे क्षेत्र हमें ज़्यादा बेहतर लगे आपके लिए और वो चुन के लाए हैं हम। प्राइम लोकेशंस हैं ये गाज़ियाबाद की। दिल्ली और नोएडा से जो प्रॉक्सिमिटी इनको मिलती है वो ही इनका मेन ग्रोथ ड्राइवर है। साथ में वैशाली मेट्रो स्टेशन अगर देखें तो सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है, तो कनेक्टिविटी के तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट्स हैं ये, इसीलिए हमें ये सही लगे आपके लिए। कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स देखें तो इंदिरापुरम में 20 और वसुंधरा में 17 है। टोटल सप्लाई इंदिरापुरम में 8,050 यूनिट्स की है और वसुंधरा में 2,790 यूनिट्स की सप्लाई है।
उपलब्ध यूनिट्स इंदिरापुरम में 3,350 हैं और वसुंधरा में 990 यूनिट्स उपलब्ध हैं। इन्वेंट्री ओवरहैंग इंदिरापुरम में 28 महीनों की चल रही है और वसुंधरा में करीब 25 महीनों की। मिड टू लग्जरी सेगमेंट के औसत दाम इंदिरापुरम में 5,300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और वसुंधरा में 5,350 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम है। दामों में बढ़त इंदिरापुरम में करीब 25% तक की देखी गई है पिछले 2.5 सालों में और उसी दौरान वसुंधरा में करीब 21% तक की बढ़त नजर आई है, जिससे जो रिटर्न्स यहाँ के इन्वेस्टर्स को मिले हैं, इंदिरापुरम में 10% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं और वसुंधरा में करीब 8 से 9% तक के रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो आपने NH24 बाईपास पे चुना है, राइस प्रॉपर्टी का ऑर्गेनिक होम्स। 4 BHK की 2300 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है, डेवलपर से मिल रहा है। 2019 में तैयार हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। आपकी एंड यूज़ की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए हमें लगा कि लोकेशन में रिहायशी इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएँ अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए ये लोकेशन हमें इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि आपका बजट हेल्दी था, इसीलिए हम आपको यही राय देंगे इसको आप अवॉइड करें। इसके बदले में हम आपके लिए 3 और प्रोजेक्ट्स की राय लाए हैं। सबसे पहला है इंदिरापुरम में रियल एंकर ग्रुप का वर्ल्ड रेसिडेंसी। 5,100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1430 स्क्वायर फुट की यूनिट आप ले सकते हैं। 2016 में ये रेडी हो जाएगा। 3.5 एकर्स में ये 3 टावर्स बनाए जा रहे हैं। ग्राउंड प्लस 27 स्टोरीज का हाई राइज स्ट्रक्चर है। 3.7 किलोमीटर्स दूर है ये ऑपरेशनल वैशाली मेट्रो स्टेशन से और कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। दूसरी राय सेक्टर 2B वसुंधरा में SG एस्टेट्स का SG ओएसिस। 4,800 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1475 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2018 में तैयार हो जाएगा। ये बस 1 एकड़ पे 171 यूनिट्स के फॉर्म में एक बुटीक प्रोजेक्ट है। आसपास का रिहायशी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 4.7 किलोमीटर्स दूर है ये मेट्रो स्टेशन से, वैशाली में जो है, और प्राइस एडवांटेज इसमें भी मिल रहा है आपको। तीसरी राय इंदिरापुरम में साया होम्स का साया गोल्ड एवेन्यू। 5,545 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से मिल रहा है ये आपको। 3 BHK की 1460 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2019 में ये तैयार हो जाएगा। ये एक प्रीमियम प्रोजेक्ट है जो 5 एकड़ पे फैला हुआ है। एक्सीलेंट लोकेशन है इसकी, शिप्रा मॉल के बिल्कुल पीछे, और ये हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना है। आपके लिए एक बेहतर लोकेशन लेकर आई हैं वैशाली, और आपके लिए जो ऑप्शंस दिए उन लोकेशंस में उन्हें नोट कीजिए। वर्ल्ड रेजिडेंसी है रियल एंकर ग्रुप की तरफ से, SG ओएसिस है SG एस्टेट का, और साया गोल्ड एवेन्यू है साया होम्स की तरफ से। तो जिसमें चाहें वहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद वैशाली हमारे साथ यहीं पर मौजूद हैं और आपकी प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की सारी उलझनें वो सुलझा रही हैं, आपके सवालों के जवाब देंगी।